हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हो, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2022 में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन अपना, यानी कि ईवीएस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि हमारा ये पोर्शन कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का, जिसमें आपका 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। तो वही कंटेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, कंटेंट जो हमारा 15 मार्क्स का है वो हमारा क्लास 3rd, 4th एंड 5th की एनसीईआरटी बुक से आता है। ठीक है, क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि ईवीएस की जो बुक्स हैं क्लास 3rd, 4th, 5th की, उससे आपको सीटेट में 15 मार्क्स की ईवीएस देखने को मिलती है। ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अब ऑनलाइन, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो अब जो है लेवल बढ़ गया है। जब हम 3rd, 4th, 5th क्लास की बुक कर लेंगे तो आपको इस बार देखने को मिला होगा कि 6th क्लास की बुक्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछने को मिले हैं। उन्होंने 6th क्लास की बुक के भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे मेन आपका है, पहले अपना बेस कंप्लीट कीजिए, यानी कि 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। जितनी आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको क्या है, बेनिफिट है। जब आप इन तीनों क्लासेस के बुक्स के नोट्स को अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, याद कर लेंगे, या मैं ये कहूँ कि आपको याद होगा अच्छे से, तब आप 6th क्लास की ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गई, और आपको हो गई लोकतांत्रिक, यानी कि हमारी पॉलिटिकल साइंस हो गई, मतलब जितनी भी आपकी 6th क्लास की आपकी बुक्स होती हैं साइंस की या सोशल साइंस की, वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर के रिवाइज करनी है, यानी कि आपको एक रीडिंग लेनी है उन बुक्स की। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप जानते ही हो, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि एनसीईआरटी का निचोड़ हम कर रहे हैं। हम अपने मेन पॉइंट्स जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं उनको हम रिवीजन कर रहे हैं, या ये कहें कि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था आपका बर्ड से रिलेटेड। ठीक है, उसका लिंक आपको 2 पार्ट्स में हमने वो कवर किए थे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों ही पार्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमने स्टार्ट किया था जीव जंतु जानवर एनिमल्स, यानी कि जो जो एनिमल्स आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके मैंने 5 एनिमल्स, ठीक है, 5 एनिमल हम डिस्कस कर सकते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, जो हमारे 5 एनिमल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था हमने पार्ट 1 में। आज है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, बात करूं पार्ट 1 में हमने कौन कौन से एनिमल्स को डिस्कस किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्लॉथ के बारे में, देन हमने डिस्कस किया था हाथी, इसके बाद 3rd था हमारा बाघ, 4th था हमारा रेशम का कीड़ा, और 5th था हमारा सांप। तो इन 5 जानवरों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पांचों की डिटेल्ड क्लास ली थी मैंने, जिसमें आपको मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो ये लिंक आपको किस में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट नंबर 1 एनिमल्स का आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल्स का। ठीक है, किसका, एनिमल्स का पार्ट 2, जिसमें हम आगे और एनिमल्स की विशेषताएं, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज पार्ट 2 में मेन पॉइंट्स क्या हैं। हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो कि सीटेट में पूछी जाती है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट में है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, तो कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। यानी कि जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेशम के कीड़े के बारे में जब हमने बात की थी, को क्या करता है, रेशम का कीड़ा अपने मादा कीट को, यानी कि अपनी फीमेल को कैसे गंध से सूंघ करके पहचान लेता है कि उसकी फीमेल कहाँ है। तो ऐसे ही और भी जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी देखने सुनने की शक्ति तो तेज होती ही होती है, लेकिन साथ ही क्या कि वो अपने पार्टनर्स को क्या करते हैं, मीलों दूर से भाप देते हैं, वो शिकार को भी बांट लेते हैं। ठीक है, और कुछ जानवर क्या, सूंघ कर ही चीज़ों को ढूंढ लेते हैं या अपने साथियों को ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे
एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटी को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। चींटियां ऐसा कैसे कर पाई? यानी कि एग्जाम्पल में आपसे क्या बोल रहा है कि क्या है, एक चींटी अपने ग्रुप में यानी कि एक कतार में चली जा रही थी। अचानक से उसने देखा कि दूसरी टोली की चींटी उनके ग्रुप में आ गई है या फिर वो किसी दूसरी टोली में जुड़ गए हैं। तो अब क्या हुआ कि बिल के बाहर जो पहरा दे रही थी चींटी, उसने अपने ग्रुप की चींटी को पहचान लिया और उसने उस बिल में घुसने दिया। मेन बात यहाँ पर क्या है कि चींटियां ऐसे कैसे कर पाई, ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर पाई। क्या कह रहा है, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए तथा वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह क्या है, चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि चींटियां जमीन पर अपनी गंध को छोड़ती हुई चलती हैं या कुछ ऐसे निशान छोड़ती हुई चलती हैं जिससे क्या होता है, बेसिकली क्या कह रहा है वो, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। यानी कि उनकी गंध, चींटियां अपनी गंध छोड़ती हुई चलती हैं ज़मीन पर, जिससे कि क्या है, दूसरी चींटी उसे सूंघती हुई उसके पीछे चलती है और उसको क्या मिलता है, रास्ता मिलता है। तो सेम इसीलिए जो अपने ऊपर बड़ा के बिल में पहरा दे रही चींटी ने अपने ग्रुप की चींटी को पहचान लिया, किससे, उसकी गंध से उसने या इसके स्पर्श से उससे पहचान लिया। ठीक है, क्या किया उसने, उसके स्पर्श से उसको पहचान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर होगा कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि चींटियाँ रास्ते में आपने देखा होगा कि कतार में चलती हैं, तो वो क्यों चलती हैं, ताकि वो रास्ता उन्हें एक दूसरे के स्पर्श से मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। फर्स्ट वीडियो में हमने बाघ के बारे में पढ़ा था। बाघ भी क्या करता है, अपने इलाके में मलमूत्र की गंध छोड़ते जाते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि उनके इलाके में कहीं बाहर का व्यक्ति आया तो नहीं है। इसी प्रकार सड़कों पर कुत्तों की भी जगह बटी होती है। ठीक है, कुत्ते भी क्या करते हैं, अपने मलमूत्र की गंध छोड़ते हैं, जिससे उन्हें अपने उनके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको कौन सी क्लास की बुक में देखने को मिलेंगे, ये सारे पॉइंट आपके चल रहे हैं भी क्लास 5th की बुक के। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, जो जो पॉइंट मैं आपको कराती जा रही हूँ उन सबको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर क्लास वाइज आपको बताती जा रही हूँ कि अगर आपको डीप एनालाइज कर रहा है या फिर आप अगर एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ रहे हो तो आप इन पॉइंट्स को भी वहाँ पर देख पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने फर्स्ट वीडियो में सांप के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कह रखी है सांप की, कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। तो सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सांप चीज़ों के बारे में कैसे सुन पाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि ज़मीन पर हुए कंपन को ही सांप क्या है, सुन पाता है। सांप बीन, जैसे आपको पता है हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि कालबेलिया लोग कौन होते हैं, जो कि सांपों को अपनी धुन पर नचाते हैं। तो अब जैसे कि अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, सांपों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो सांप बीनों की आवाज़ों को किस प्रकार से सुन पाते हैं, तो ज़मीन पर होने वाले कंपन की वजह से वो चीज़ों को सुन पाते हैं। यानी कि यहाँ पर बीन की धुन को कैसे सुनते हैं, ज़मीन पर होने वाले कंपन के माध्यम से वो बीनों की धुन को सुन पाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे बढ़ें, हमने फर्स्ट वीडियो में बाघ के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या कह रखी है, जिस तरह बाघ अलग अलग आवाज़ें निकालता है, उसी प्रकार जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इसी काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि बाघ अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता है। जैसे शिकार को, अगर कोई उनकी शिकार आया है उनके इलाके में, तो एक अलग तरीके की आवाज़, और अपनी बाघिनी को बुलाने के लिए वो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। इसी प्रकार क्या कह रहा है यहाँ पर कि लंगूर भी ऊंचे पेड़ पर बैठा होता है और वो चेतावनी देता है, अगर कोई शिकार यानी कि शेर चीता आया है तो उनको अलर्ट करने के लिए वो भी अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। सेम पक्षियाँ भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर है मछली की बात। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यानी कि बाघ क्या करता है अपने गुर्राने से चीज़ों को बताता है। इसी टाइप में क्वेश्चन आया था कि मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी किस तरीके से देती हैं। तो याद रखना है आपको, मछलियाँ एक दूसरे को अलर्ट करती हैं बिजली तरंगों के माध्यम से। ठीक है, इसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ईवीएस की 5th क्लास की बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मछलियाँ क्या करती है, बिजली तरंगों से अपने खतरे की चेतावनी देती हैं। ऐसे ही सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो कैसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुनामी आने से पहले मछलियाँ क्या करती हैं, अलग तरीके के व्यवहार करती हैं। यानी कि मछलियाँ एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से चेतावनी देती हैं, साथ ही साथ फिर वो सारी मिलकर के अलग अलग तरीके की अलग अलग तरीके के व्यवहार करती हैं। तो ऐसे ही सन 2004 में हुआ, जब मछलियों और अन्य जानवरों ने अलग तरीके के व्यवहार किए, तो वहाँ की जो आदिवासी जाति थी अंडमान निकोबार की, उन्होंने क्या हुआ, वो उन चीज़ों को समझ गए और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि वो सुनामी के कहर से बच गए और अपनी जान बचा पाए। तो कब की बात है, सन 2004 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी हमने मछलियों का पढ़ा कि मछली क्या करती है, बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को चेतावनी देती हैं। सेम डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है, एक दूसरे से बात करती हैं। और वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके की भाषा होती है। कोई घुर्रा करके बातें करते हैं, जैसे बाघ घुर्रा करके बात करता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्या है, मछली बिजली तरंगों के द्वारा चेतावनी देती हैं, तो डॉल्फिन भी अलग तरीके के व्यवहार करती है, जैसे कि बिजली तरंगों के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन निद्रा अवधि। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं। स्लॉथ कितने घंटे सोता है? स्लॉथ केवल 17 घंटे सोता है। ठीक है, याद रखना है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। अजगर सोता है 18 घंटे। जिराफ सोता है 2 घंटे। बिल्ली सोती है 12 घंटे। छिपकली सोती है 4 घंटे। और हमने हाथी का भी पढ़ा था कि हाथी सोता है 2 से 4 घंटे। तो ये आपको याद रखना है, सीटेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्लॉथ का पूछ सकते हैं कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, तो याद होगा 17 घंटे। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। अजगर का 18 घंटे। जिराफ 2 घंटे। बिल्ली 12 घंटे। छिपकली 4 घंटे। और हाथी कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतिदिन निद्रा अवधि जानवरों की, उसको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है, देखिए बात क्या कही गई है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबे गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबे भी इतने कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? अब आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर आपको गर्मियों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों में दिखाई नहीं देते। तो कुछ जानवर होते हैं कि 6 महीने मतलब जागते हैं और 6 महीने एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। ऐसे कौन से जानवर है? छिपकली है, मेंढक है और सांप है, जो कि सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटेट में भी पूछा गया है कि ऐसे कौन से जानवर है कि एक खास मौसम में लंबे गहरी नींद के लिए चले जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? छिपकली, मेंढक और सांप। ठीक है, और क्यों करते हैं? वो सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट था यहाँ पर भी, जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया है। कंगारू और चूहा क्या करते हैं? कभी पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, अब आता है आपका मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे सीटेट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जानवर और उनके दांत। ठीक है, फर्स्ट देखिए गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि गाय के दांत कैसे होते हैं। गाय के जो आगे के दांत हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत किस तरीके के देखने को मिलते हैं? चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं।
सेकंड देखिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो आपसे सीटेट में पूछ सकता है कि बिल्ली के दांत की ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो कौन से हैं? बिल्ली के दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं, जो कि क्या करते हैं? मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं निगलता है। तो याद रखना कि क्या करता है, जो सांप के दांत होते हैं, आपने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगलता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि सांप के 2 जहरीले वाले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, इंसान के शरीर में जहर जाता है। इसी के अलावा अगर हम कहें कि सांप जो है वो अपने शिकार को क्या करता है, निगलता है, चबाता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गिलहरी, अब बात करें हम गिलहरी की, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से हमेशा काटने और कुतरने के कारण उसके दांत क्या है, घिसते रहते हैं। तो अगर आपसे सीटेट में पूछता है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं किस वजह से, क्योंकि वो क्या करती है, चीज़ों को काटती है, काटने और कुतरने के कारण उसके जो दांत हैं वो घिसते रहते हैं। इसी वजह से उसके दांत हमेशा ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मगरमच्छ के जो कान होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो छोटे छेद जैसे होते हैं जो कि आसानी से हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही सीटेट में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हाथी को किस लिए मारा जाता है। तो हाथी को उसके दांतों की वजह से मारा जाता है। उसके दांत अच्छे दामों पर लोग बेचने के लिए हाथी को मारते हैं ताकि उसके दांतों को निकाल सकें। गैंडे को उसके सींगों के लिए मारा जाता है, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसको किस लिए, उसकी खाल के लिए, तथा कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मारते हैं। तो सीटेट में आपसे पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि हाथी को किस वजह से मारा जाता है, उनके दांतों के लिए, गैंडों को उसकी सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, साथ ही साथ कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट है। आगे देखते हैं, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो चूहे हैं उनकी देखने की क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन वो कैसे चीज़ों को पहचान लेते हैं, सूंघ करके, चीज़ों को छू करके और टेस्ट से। ठीक है, चीज़ को चूहे क्या करते हैं, देखा होगा, चीज़ों को काटते हैं या कोई भी खाने की चीज़ है तो उसमें मुंह मारते हैं, तो वो चीज़ों की पहचान कैसे करते हैं, सूंघकर, छूकर और टेस्ट करके, क्योंकि उनके देखने की जो क्षमता है वो क्या है, यहाँ पर कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेंढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, छिपकली क्या करती है, छोटे छोटे मच्छरों को या कीड़ों को खाने के लिए अपनी लंबी जीभ का प्रयोग करते हैं। ऐसे मेंढक भी अपनी जीवों का शिकार कैसे करते हैं, अपने जीभ के माध्यम से। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है, जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शेर के ऊपर आपको अलग तरीके का पैटर्न वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली क्या है, उसके बालों के रंग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो आपको डिज़ाइन की शेप में दिखता है। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन देखने को मिलते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ठीक है, जानवरों के जो शरीर पर बाल होते हैं उनके कारण उनके शरीर पर डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ जानवरों के कान दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान आप देख सकते हैं, जैसे कि हाथी, लेकिन कुछ जानवरों के कान आप देख नहीं सकते, जैसे कि मगरमच्छ, हमने ऊपर पढ़ा। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी क्या विशेषता है कि उनके शरीर पर आपको बाल देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, तो आपका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो पूछ सकता है ऐसे कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके शरीर पर बाल हों और उनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं उनकी क्या है कि उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और ऐसे जानवर अंडे देते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट जुड़े हुए हैं, याद रखना है। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा मगरमच्छ है, उसके कान नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उसके शरीर पर बाल भी नहीं और वो क्या करता है, अंडे देता है। ठीक है, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि एक मगरमच्छ ऐसा जानवर है जो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रहता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, केचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते हैं। ठीक है, ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। आपने देखा होगा जो भी लोग गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि जब भी खेती की जाती है तो वहाँ पर केचुए पाए जाते हैं। तो केचुए क्या करते हैं, ज़मीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या है, ज़मीन को इन छेदों के माध्यम से हवा और पानी एक भरपूर मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ठीक है, जो बेकार पत्तियां होती हैं और पौधे होते हैं उनको वो केचुए खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। यानी कि केचुए के मल से क्या होती है, यहाँ पर ज़मीन को उपजाऊ बनती है और केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है वो आपको मैं बताती हूँ। ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी मदद से क्या है कि ज़मीन उपजाऊ बनाई जा सकती है, तो कौन सा जानवर है, केचुए। ठीक है, और ऐसा कौन सा जानवर है जो किसानों का मित्र माना जाता है, तो वो भी कौन है, केचुए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि केचुए क्या करते हैं, ज़मीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम करते हैं और ज़मीन को इन छेदों से क्या होता है, पानी और हवा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनका मल क्या करता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है और केचुए क्या होते हैं, इसी वजह से किसान के मित्र कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपका जानवर वाला पोर्शन भी आज कंप्लीट होता है। 2 वीडियो हैं, दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पहली 2 वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया था, पक्षियों के बारे में बात की थी पहली 2 वीडियो में, और अब हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट 1 में हमने की थी मेन 5 जानवरों के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जिनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो आपका पार्ट 2 में मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। तो आज आपका पार्ट 2 यानी कि एनिमल का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका एनिमल से रिलेटेड भी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखने चाहते हैं वो भी आपको कमेंट में आप बोल दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी, किसी भी सब्जेक्ट की हो आप मुझे बता सकते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना है और जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको क्या करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, अगर आप हैंड रिटर्न नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, हैंड रिटर्न नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए किन किन बच्चों को हैंड रिटर्न नोट चाहिए। तो मैं हो सकता है कि आपको हैंड रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँ, आपको PDF की फॉर्म में हैंड रिटर्न नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको PDF के फॉर्म में सारे ही सब्जेक्ट के हैंड रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को वीडियो देख कर के क्या हो, नॉलेज मिले और वो अपना सीटेट 2022 कंप्लीट कर पाएँ। और अगस्त चल रहा है तो आपको क्या है, नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।